दोस्तों नमस्कार। मैं बी.एम. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी जहरीले जेवर। कल्पना को डर था कि उसने अपनी बेटी अन्नू को विवाह में जो गहने दिए हैं उन्हें कहीं उसकी सास न रख ले। वह चाहती थी कि अन्नू विवाह के बाद सास ससुर से अलग सिर्फ अपने पति के साथ रहे, ताकि उसके दिए हुए जेवर और पैसों का उपभोग केवल वही कर सके। उसे अहंकार था अपने धन पर। तभी तो उसने अन्नू से कहा कि तू अलग घर ले ले, पैसे मैं दूंगी। और इसी अहंकार ने अन्नू के वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया। मां के इशारे पर नाच रही अन्नू का बर्ताव उसके पति को बर्दाश्त नहीं हुआ और नौबत तलाक तक पहुंच गई। एक मां की घटिया सोच ने उसकी ही बेटी को कैसे मुसीबत में डाल दिया, आप खुद सुनिए। मैंने तुमसे कहा था ना, तीसरे दिन सारे गहने हमारे पास भिजवा देना। जुग जमाना ठीक नहीं है, न जाने कब किसकी नजर लग जाए। कल्पना फुसफुसाते हुए बेटी अन्नू से फोन पर समझाइश भरे लहजे में बात कर रही थी। देखो अन्नू, तुम्हें तो मालूम ही है हमने बहुत महंगे गहने बनवा कर दिए हैं तुम्हें। तुमसे मैंने बार बार कहा था, मुंह दिखाई के बाद दूसरे दिन ही सारे गहने उतार कर राजू के हाथ मेरे पास भिजवा देना, लाकर मैं रखवा दूंगी। मुझे तो तेरी टेढ़ हुई सास के ढंग कुछ ठीक नहीं लगते। अगर एक बार उसने तुम्हारे गहने अपने कब्जे में ले लिए तो फिर दोबारा तेरे हाथ नहीं लगने वाले। और वो तेरी भूसी ननद देखने में ही खबीस लगती है। देखना कहीं तुम्हारे गहने से अपनी विदाई की तैयारी न करने लग जाए। उसे तो इस जन्म इतने सोने चांदी के दर्शन होने से रहे। तुम्हारे ससुर की हैसियत नहीं है कि अठन्नी भर की अंगूठी भी बनवा कर देने। अन्नू, मैं बहुत दूर की सोचती हूं। शादी के दिन तुम्हें गहनों से लदा देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। 3 तोले का तो केवल हार ही है तुम्हारा, और फिर आधा दर्जन अंगूठी, गले की चेन, कान का झुमका, रस्से जैसी मोटी करधन, पायल, सब मिलाकर पूरे 5 लाख के गहने दिए हैं तुम्हें। 3 दिन पहले ही घर से विदा हुई बेटी अन्नू को कल्पना फोन पर समझाइश के साथ बीच बीच में चेतावनी भी देती जा रही थी। अन्नू, मेरी बात ध्यान से सुनना। शादी से पहले तेरे ससुर ने पूछा था बेटी को गहने में क्या क्या देंगे। हमने साफ साफ कह दिया था, जितना आपने कभी देखा ना होगा उतना लेकर जाएगी हमारी अन्नू, लेकिन गहने हमेशा उसके पास ही रहेंगे। जीवन भर पाई पाई जोड़कर उसका श्रृंगार पूरा किया है। ध्यान रखिएगा, उसके गहनों को यदि किसी ने हाथ भी लगाया तो ठीक ना होगा। कल्पना ने यह कहकर कि शाम को राजू तुम्हारे पास आएगा, उसे पूरे गहने उतार कर दे देना, कल सुबह बैंक जाकर लाकर मैं रखवा दूंगी, फोन रख दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। अन्नू खाना खाकर अपने कमरे में लेटी थी। मां से बात करने के बाद उसने एक एक कर सारे गहने उतारे और उन्हें एक बैग में रख दिए। बैग को बिस्तर के सिरहाने रखते हुए अन्नू मां के हिसाब से हिसाब मिलाने लगी। 3 लाख का तो हार ही होगा। इतना भारी है कि 2 दिन से पहने पहने गला दर्द करने लगा। चैन और झुमका भी वजनदार है, कम से कम 2 लाख का तो होगा ही। फिर छोटे छोटे न जाने कितने गहने माने बनवाए हैं मेरे लिए। 5 नहीं, ठीक से हिसाब लगाया जाए तो 8-10 लाख से ऊपर के होंगे सारे गहने। शादी के दिन की थकान अभी दूर नहीं हुई थी, इसलिए हिसाब किताब में जुटी अन्नू को न जाने कब नींद आ गई। शाम के 4 बजे दरवाजे पर खटखट की आवाज ने अन्नू की नींद तोड़ दी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने सास शालिनी खड़ी थी। बहू, मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं तुम्हें देखने, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ।
अपनत्व तो भरा सास जी का यह आदेश अन्नू को अच्छा न लगा। वह रूखे स्वर में बोली, अभी मैं 1 घंटे आराम करूंगी, शाम 5 बजे तक बाहर आऊंगी, तब तक उनसे कह दीजिए आराम से बैठें। विवाह के तीसरे दिन ही बहू का यह लहजा शालिनी को झन्न कर गया। वह उल्टे पांव लौट गई। बरामदे में बैठी पड़ोसी महिलाओं से शालिनी ने बताया कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, थक गई है बेचारी, अभी अभी एक टैबलेट दी हूं, ठीक होते ही बाहर आ जाएगी। आप लोग बैठिए, चाय बनाकर लाती हूं। शालिनी चाय बनाने में जानबूझकर देरी कर रही थी ताकि इसी बहाने पड़ोसन कुछ देर और बैठे। शालिनी को लगा कि यदि चाय जल्दी दे दूंगी तो पीकर ये कहीं चली न जाए, फिर मोहल्ले भर में बोएंगी। शालिनी की बहू को देखने गए तो वो बाहर ही नहीं निकली। बिस्तर में पसरे पसरे ही कह दिया तबीयत ठीक नहीं है, और न जाने क्या उल्टा सीधा बकेंगी ये। करीब आधा घंटे बाद शालिनी चाय लेकर बाहर आई। उसने एक बार फिर आवाज लगाई, अन्नू आओ चाय पी लो, सिर दर्द में आराम मिलेगा। महिलाएं एक दूसरे का मुंह देख रही थीं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कह रही हूं, शालिनी तुम्हारी बहू के लक्षण अभी से ठीक नहीं लग रहे हैं, 2 दिन हुए आए हुए और तुम्हारी ही नहीं सुन रही है। शालिनी ट्रे लेकर महिलाओं के बीच बैठ गई। चाची लीजिए चाय, बस बहू निकलने ही वाली होगी। शालिनी बार बार बहू के कमरे की ओर ताक रही थी। धीरे धीरे घंटे भर बीत गए, अन्नू बाहर नहीं निकली। बैठे बैठे उब रही महिलाएं एक एक कर उठने लगी। शालिनी दौड़ती हुई फिर अन्नू के कमरे तक गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही लेटी रही। उधर नजर बचाकर सभी महिलाएं निकल गईं। शालिनी बरामदे में चुपचाप बैठी थी। उसे बार बार उस महिला के वो वाक्य तमाचा मार रहे थे, शालिनी तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। अन्नू का बाहर न निकलना इस वाक्य का प्रमाणीकरण भी था। सोच विचार में गुम अधलेटी शालिनी एक तेज आवाज सुनकर सहज होने की कोशिश करने लगी। आंटी दीदी कहाँ है? अन्नू का भाई राजू धड़धड़ाते हुए अंदर आया। क्या हुआ राजू, इतना भड़बड़ाए हुए क्यों हो? शालिनी ने खुद को सामान्य करते हुए पूछा। आंटी मम्मी ने भेजा है, कुछ सामान ले जाना है, अन्नू को बुला दीजिए। हाँ बुला रही हूं बेटा, पहले बैठ तो जाओ, पानी पी लो। चलो तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूं, शादी के बाद अपनी बहन के घर पहली बार आए हो, मुंह मीठा कर लो। शालिनी को अनदेखा करते हुए राजू खड़ा ही रहा। थोड़ी ही देर में अन्नू अंदर से बैग लेकर निकली और राजू को थमाते हुए बोली, संभाल के ले जाना। राजू के जाते ही अन्नू शालिनी की ओर मुखातिब हुई। महारानी साहिबा प्लीज आप बार बार मुझे डिस्टर्ब न किया करें, मैं कोई गुड़िया नहीं हूं कि आपके इशारे पर नाचती रहूंगी। आपने बुलाया और मैं हाजिर, ऐसा संभव नहीं है। अन्नू के बात करने का यह लहजा शालिनी को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर दे मारा हो। अन्नू क्या बोल रही हो? शादी के 4-6 दिन तक तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। रिश्तेदारी आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू से मिलने तो आती ही हैं। मुंह दिखाई कि हमारी ये परंपरा बहुत पुरानी है, इसे शुभ माना जाता है। बेटा बताओ उन्हें कैसा लगा होगा, तुम 3 बार बुलाने के बाद भी बाहर नहीं आई। देखिए शालिनी जी, मैंने पहले ही कह दिया ना कि मैं कोई गुड़िया नहीं हूं। मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था कि मुझे देखने आओ। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी के पास जाऊं या ना जाऊं। अन्नू की बातें सुनकर शालिनी को लगा जैसे उस महिला ने ठीक ही कहा था। यह तो 2 दिन में ही मेरा नाम लेकर बात करने लगी।
आगे भगवान जाने क्या होगा। अच्छे से सुन लीजिए, आगे से ध्यान रखिएगा। बार बार मेरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। जब मेरा मन होगा मैं खुद बाहर आ जाऊंगी। अन्नू शालिनी को अपने नियम कायदों के बारे में बता ही रही थी कि उसके फोन की कर्कश घंटी ने माहौल को और बोझिल बना दिया। उसने फोन को कानों से लगाते हुए जो कुछ कहा, उसे सुनकर शालिनी को यकीन हो गया कि अन्नू भविष्य में इस घर की शांति जरूर भंग करेगी। मम्मी, मैंने सारे गहने भिजवा दिए हैं। तुम ठीक ही कह रही थी। लगता है इतने गहने तो क्या, इस घर के लोगों ने अब तक रहन सहन के तौर तरीके भी नहीं देखे हैं। एक ये महारानी जी हैं, आराम तक नहीं करने देती। 2 दिन में ही हुक्म चलाने लगी हैं। और वो मेरी ननद, जिसे तुम भूसी कहती हो, दिन भर मुझे ताके बैठी रहती है। भाभी, ये साड़ी बहुत अच्छी है। ये चप्पल तो बहुत महंगी होगी। भाभी, बहुत सुंदर लगती हो तुम। बस मेरी लल्लो चप्पो में ही सारा दिन गुजार देती है। लगता है कभी कुछ देखा ही नहीं। मम्मी, देखती हूं, यदि ऐसा ही रहा तो मैं कहीं अलग किराए का घर ले लूंगी। इन गंवारों के बीच न रह पाऊंगी। फोन पर बात करती अन्नू तेजी के साथ अपने कमरे में घुस गई। शालिनी को अब तक समझ में आ चुका था कि राजू जो बैग लेकर गया है उसमें अन्नू के गहने थे। वह खुद को थोड़ा कठोर करते हुए अन्नू के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंची। शालिनी ने बाहर से ही पूछा, बहू, ये क्या? तुमने सारे गहने क्यों उतार दिए? अभी नई आई हो, ऐसे सूने सूने तुम्हारे हाथ पांव और नाक कान अच्छे नहीं लगते। इन्हीं दिनों में तो होती है गहनों की अहमियत। फिर कौन पूछता है इन्हें? मैं गहने पहनूं या न पहनूं, इससे आपको क्या लेना देना? और आपके बनवाए हुए तो है नहीं, मेरी मम्मी ने दिए हैं मुझे। अन्नू ने शालिनी की ओर घूर कर देखा और तमतमाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अन्नू के ढंग देखकर शालिनी को लगा कि अब चुप रहना ही बेहतर है। वह सिर नीचे किए हुए फिर बरामदे की ओर लौट पड़ी। अन्नू को ससुराल आए हुए अभी कुल 4 दिन ही बीते थे। इन 4 दिनों में ही ऐसे संकेत मिलने लगे कि आने वाले दिनों में इस घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। शुरुआत शालिनी से हुई। मां रूपी सास से अन्नू का शुरुआती बर्ताव ही बवंडर ला सकता था, लेकिन शालिनी की खामोशी से वह टल गया। फिर न जाने क्यों 5वें दिन की सुबह शालिनी को मनहूस सी लगी। 8 बज गए। बेटा रोहित, जो सुबह 6 बजे ही जाग जाता था, आज अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया। शालिनी के मन में तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल उमड़ रहे थे। वह धीरे धीरे रोहित के कमरे की ओर बढ़ चली। अंदर से अन्नू की चीखने जैसी आवाज आ रही थी, मुझे इस घर में नहीं रहना है। आज ही कोई अच्छा सा घर ढूंढो, वहां सिर्फ हम रहेंगे, तीसरा कोई नहीं। रोहित, तुम तो जानते हो मेरा जन्म ही महल जैसे घर में हुआ है। मेरी मां के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। तुम्हारे इस 3 कमरे के घर में मेरा दम घुट रहा है। और फिर तुम्हारी मां, जैसे मैं गुलाम हूं उसकी। रोहित, अभी जाओ, कोई अच्छा सा घर तलाशो। पैसे की कमी पड़ेगी तो बताना, मैं मम्मी से मंगा लूंगी। चीखती चिल्लाती अन्नू के तोड़ फोड़ वाले इरादे भांपने के बाद रोहित का सब्र टूट गया। नहीं, मैं अपने मां बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा। तुम्हें यदि मेरे साथ रहना है तो यहीं रहना होगा। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। यह कहते हुए अन्नू तेजी के साथ कमरे के बाहर निकली और घर के बाहर खड़े भाई राजू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस सोचे समझे सीन की स्क्रिप्ट उसने पहले ही लिख रखी थी। बेटी, अच्छा किया तुमने। हमें तो पहले ही लग रहा था तुम्हारी सास डायन है, चैन से न रहने देगी तुम्हें।
वैसे भी मैंने रोहित को देखकर शादी की थी। उसे समझाऊंगी, वह मेरी बात जरूर मानेगा। फिर तुम अलग घर लेकर आराम से रोहित के साथ रहना। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, उस डायन को कभी अपने पास फटकने न देना। उसकी जी हुजूरी के लिए मैंने नहीं ब्याही है अपनी बेटी। बेटा रोहित, अन्नू का कहना मान जाओ। एक अच्छा सा घर ढूंढ लो, पैसे ना हो तो मुझसे ले लो। तुम्हारे छोटे से घर में अन्नू का गुजारा मुश्किल है। और फिर कब तक मां का आंचल पकड़ कर रहोगे तुम? एक न एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा। अन्नू की मां कल्पना फोन पर रोहित को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रोहित पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी, जीते जी मैं अपने मां बाप को नहीं छोड़ सकता। अन्नू को मेरे घर में घुलना मिलना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे छोड़ सकती है। क्या कहा? छोड़ सकती है? तुम्हें छोड़ने के लिए की थी शादी? रोहित, क्या बोल रहे हो? ध्यान है तुम्हें? कल्पना ठहरते शब्दों में बोली, हाँ मम्मी, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पूरा ध्यान है। अन्नू के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुशी के साथ हमारे घर में रहे या फिर मुझे तलाक दे दे। रोहित की कड़क आवाज ने कल्पना के सुलगते अहंकार को हवा दे दी। वह बिना सोचे समझे चिल्लाई, हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझसे गलती हो गई, तुम अन्नू के लायक थे ही नहीं। अदालत में तलाक की अर्जी लगाने के बाद अन्नू अपनी मां के पास आ गई, फिर उसी ऐशो आराम के बीच जिसे छोड़कर वो रोहित के साथ चली गई थी। लेकिन अब अन्नू तनिक विचलित सी रहने लगी। उसकी जिंदगी का अब क्या होगा? लोग उसे क्या कहेंगे? वह अब किसके सहारे काटेगी? ये सभी बातें उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मचाने लगी। अंदर ही अंदर वो जब तलाक के बाद के जीवन के बारे में सोचती तो सिहर जाती। क्यों छोड़ रही हूं मैं रोहित को? क्या गलती की है उसने? इन प्रश्नों का उत्तर उसे अपने अंतर्मन से नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ मां के अहंकार को तुष्ट करने के अलावा उसके पास रोहित को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। समय बदलते दिन नहीं लगते। मां के घर में कुछ दिन रहने के बाद अन्नू को लगा जैसे अब यहां पहले जैसी बात नहीं रही। न जाने क्यों उसे अब मां के घर की हर चीज पराई सी दिखने लगी। उसे मां का व्यवहार भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा। धीरे धीरे अन्नू की नींद भी उसका साथ छोड़ने लगी। वह हाथ पांव तोड़ते मरोड़ते देर तक बिस्तर में पड़ी रहती। 15 दिन हो गए उसे ससुराल से वापस आए। एक दिन सुबह उसने मां कल्पना को जोर जोर से कहते सुना, न जाने हमारी कोख से एक कुलच्छनी कैसे पैदा हो गई। 4 दिन भी न रह पाई ससुराल में, जाते ही आग लगा दी वहां। अब न जाने कब तक हमारी छाती पर मुंह डलेगी। कल्पना संभवतः अपने पति से बात कर रही थी और उनके सामने साबित करना चाहती थी कि अन्नू खुद ससुराल छोड़कर यहां आई है। कल्पना की बातों से लग रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हो। उधर कल्पना अन्नू के बारे में बात कर रही थी, इधर अन्नू अपना सामान सूटकेस में पैक कर रही थी। मां की बात खत्म होते ही अन्नू अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। रोहित उसके इंतजार में खड़ा था। रोहित से लिपटकर अन्नू फपकने लगी। रोहित, मेरी मां चाहती थी कि हम अलग रहें, लेकिन तुमने एक सुंदर से घर को टूटने से बचा लिया। चलो हम साथ मिलकर सजाएंगे अपने घर को। अन्नू की आंखों से निकल रहे प्रायश्चित के आंसू रोहित को भिगोए चले जा रहे थे। अन्नू जब रोहित के साथ गाड़ी में बैठ गई तो सर्वदा मौनधारी उसके पिता ने भी मुंह खोला। उन्होंने शायद पहली बार कल्पना के सामने तेज आवाज में कुछ कहा हो। सुनो बेटा, बहुत अच्छा हुआ, तुम समय रहते सब समझ गई।
मैंने सुना कि तुमने अपनी सास को डायन कहा। अन्नू, असल डायन तो ये तुम्हारी माँ है। ये जब ब्याह कर मेरे घर आई थी तब इसने मुझे भी मेरे माँ बाप से अलग करना चाहा था, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। ये हमेशा तोड़ने वाली संस्कृति के साथ रही। दुख तो ये है कि इसने तुम्हें भी नहीं बख्शा। भगवान का शुक्र है कि अपने मनहूस मंसूबों में सफल नहीं हो पाई। अन्नू, जीवन में एक बात का ध्यान हमेशा रखना, जरूरी नहीं कि हर माँ की ममता अमृतमयी हो। कल्पना जैसी माँ की ममता भी विषैली होती है। तुम्हें इससे हमेशा सावधान रहना होगा। अन्नू बेटा, जाओ और हंसी खुशी के साथ अपना घर बसाओ। तुम्हारी माँ अब कल्पना नहीं, शालिनी है। अन्नू की गाड़ी आगे बढ़ने ही वाली थी कि कल्पना दौड़ती हुई आई और गहनों से भरा बैग लेकर गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। ले बेटा, ले जा इन्हें, लेकिन जरा संभाल के रखना। अन्नू गाड़ी के नीचे उतरी और कल्पना के हाथों से बैग छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिया। सिसकती हुई अन्नू अपनी ससुराल की ओर रवाना हो गई। जाते जाते वह लगभग चिल्लाते हुए बोल रही थी, मम्मी, तुम्हारे इन गहनों ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। इन्हें तुम अपने पास ही रखो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये जहरीले जेवर। मुझे तो सिर्फ मेरा रोहित चाहिए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।